कभी कभी एक आवाज, एक विचार, एक सपना पूरी दुनिया को बदल देता है। यह आवाज थी एक ऐसे नायक की जिसने अपनी मातृभूमि को फ्रीडम का ख्वाब दिखाया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तूफान खड़ा किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमें अपनी मुक्ति के लिए लड़ना होगा, जीना होगा और मरना होगा। फिर कभी नहीं रुकने वाले साहस के प्रतीक जिन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। एक आह्वान जिसने लाखों दिलों में आग लगा दी। उनकी यात्रा सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही थी। उन्होंने दुनिया से फ्रीडम की लड़ाई का एक नया अध्याय लिखा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है, यह एक ऐसे विचारक की है जिसने भारतीय राजनीति और समाज को एक नई दिशा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मेटिक्स पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जो साहस, संकल्प और रहस्य का दूसरा नाम है। यह कहानी केवल एक नेता की नहीं बल्कि एक सपने, एक क्रांति और एक ऐसे रहस्य की है जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए उनके जीवन के हर दिलचस्प और नाटकीय पल को विस्तार से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस ब्रिटिश शासन के तहत एक प्रमुख वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली महिलाएं थी, जो कि एक आम महिला थी। नेताजी के स्वभाव और व्यवहार में बचपन से एक गहरी देशभक्ति थी। एक घटना याद करें, जब स्कूल में एक ब्रिटिश शिक्षक ने भारतीय छात्रों को गंदे और बर्बर कहा और सुभाष ने बिना डरे उनका विरोध किया। उस अंग्रेज शिक्षक के मुंह पर बिना डरे यह कह दिया कि आपको हमारे देश का अपमान करने का कोई हक नहीं है। याद करें, ये वो समय था जब ब्रिटिश शासन का डर हर भारतीय पर हावी था, लेकिन सुभाष ने अपने आत्मसम्मान और देशभक्ति के लिए खड़े होकर दिखा दिया कि वो इन भीड़ से अलग है। नेताजी ने अपने बचपन में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से गहरा प्रभाव लिया। उनके लेख और विचार उनकी देशभक्ति का आधार स्तंभ रहा। नेताजी की शिक्षा कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। 15 साल की उम्र में उन्होंने ईसाई मिशनरी के नस्लवादी विचारों का विरोध किया, जो उनकी विद्रोही मानसिकता को भी दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि 1913 में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां के एक ब्रिटिश प्रोफेसर ओटन की नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस कारण से उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था। 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड का रुख किया और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़कर भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS की परीक्षा दी और चौथा स्थान प्राप्त किया। जरा सोचिए, उस समय ICS परीक्षा पास करना लगभग असंभव माना जाता है, जैसे कि आज का IAS और IPS एग्जाम होता है। उस समय 1500 उम्मीदवारों में से केवल 15 को चुना गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने यह साबित किया कि भारतीय किसी से कम नहीं है। लेकिन यहां उनकी आत्मा ने उनका विद्रोह किया। ब्रिटिश शासन के साथ सेवा करना उनके लिए अस्वीकार्य था और 1921 में यानी कि महज 2 साल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्हें इस्तीफा देते हुए कहा कि एक गुलाम देश के लिए काम करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है और उसे आजाद करना है। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होकर युवाओं को प्रेरित किया। 1924 में उन्हें कलकत्ता का मेयर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने शहरी विकास और स्वास्थ्य में सुधार पर कुछ काम किए। 1930 में जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया तो उन्होंने जेल में 7 किताबें पढ़ी और एक दिन में 8 घंटे का योग किया करते थे। सोचिए, यह दिखाता है कि उनका समय और ऊर्जा प्रबंधन अद्वितीय था। समय आगे बढ़ा। 8 साल बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें गांधी और नेहरू से अलग कर दिया। उन्होंने 1939 में कांग्रेस से
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने तब उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेताजी ने वहां से भागने के लिए भी एक बेतरतीब योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने अफगान व्यापारी जियाउद्दीन का रूप धारण कर देश छोड़ दिया और इस यात्रा में उन्होंने एक लंबी दाढ़ी बनाई, स्थानीय कपड़े पहने और अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा ली। सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस और रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल भी आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब नेताजी ने नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। क्या हुआ था उस मुलाकात में, क्या बातें हुई और आखिर क्यों नेताजी ने हिटलर से मदद मांगी, आइए अब इस ऐतिहासिक को विस्तार से समझते हैं। 1941 का वो साल था। नेताजी भारत छोड़कर अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए वैश्विक सहयोग प्राप्त करना, चाहे किसी भी कीमत पर वो सहयोग हमें प्राप्त। जर्मनी में नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाई और वहां के भारतीय युद्ध बंदियों से संपर्क किया। जर्मन रेडियो पर उन्होंने हिंदी और बंगाली भाषाओं में भाषण दिए, जो भारत में भी गुप्त रूप से प्रसारित हुए। 1942 का अप्रैल बर्लिन का चांसलर भवन, जहां हिटलर का मुख्यालय था, नेताजी को हिटलर से मिलने के लिए बुलाया गया। और अब सुनिए कैसे इस मुलाकात ने इतिहास को बदल दिया। नेताजी ने हिटलर से मिलने के बाद बड़े ही गंभीर और सम्मानपूर्वक स्वर में हिटलर से कहा कि फ्यूरर, मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधि हूं। मेरा देश ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से मुक्त होना चाहता है और इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हिटलर भी गंभीर लेकिन ठंडी आवाज में कहा कि सुभाष, मैंने आपके देश के बारे में बहुत सुना है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को आजाद कराने के लिए योजना और ताकत दोनों चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने बिना डरे हुए निर्भीक रूप से पूरी रणनीति हिटलर के सामने रख दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में अंग्रेजों का शासन गिराने के लिए एक मजबूत सेना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें जरूरी है। अगर आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो मैं भारतीय सेना तैयार करूंगा। हम आपके साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हिटलर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि सुभाष, मैं आपके साहस की सराहना करता हूं, लेकिन भारत एक उपनिवेश है। क्या आपके देशवासी वास्तव में लड़ने के लिए तैयार हैं? नेताजी दृढ़ता से बोले कि मेरे देशवासी केवल एक अवसर चाहते हैं। उनके खून में आजादी की भूख है। अगर उन्हें सही नेतृत्व और संसाधन मिले तो वे असंभव को भी संभव बना देंगे। हिटलर ने नेताजी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने ब्रिटिश साम्राज्य पर भारत के आक्रमण को लेकर संशय व्यक्त किया। फिर भी उसने कुछ सीमित सहायता देने का वादा किया। हिटलर ने कहा कि मैं आपके उद्देश्य की सराहना करता हूं। मैं आपको भारतीय युद्धबंदियों की मदद से एक सेना तैयार करने की अनुमति दूंगा और रेडियो प्रसारण के माध्यम से आपके संदेश भारत में पहुंचाने की भी सुविधा दूंगा। नेताजी ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनाया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने जर्मन और भारतीय दोनों को प्रभावित किया। जर्मनी में नेताजी ने 3000 भारतीय सैनिकों को संगठित किया और उन्हें आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस मुलाकात का एक दूसरा पहलू भी था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में भारतीयों के बारे में नेगेटिविटी बातें लिखी थी। नेताजी ने इस पर हिटलर से नाराजगी व्यक्त की। नेताजी ने कहा कि फ्यूरर, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं। भारत केवल गुलाम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हम किसी से भी कमतर नहीं हैं। यह नेताजी की महानता थी। उन्होंने एक तानाशाह के सामने भी अपने विचार दृढ़ता से रखे। उन्होंने यह दिखा दिया कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई सम्मान और साहस से लड़ी जाएगी। इस मुलाकात का नतीजा यह रहा कि नेताजी को जर्मनी से सीमित सहयोग मिला, लेकिन इसने नेताजी को हतोत्साहित नहीं किया। उन्होंने इसके बाद जापान का रुख किया, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज को नई दिशा दी। हिटलर से मुलाकात के बाद नेताजी को जर्मन पनडुब्बी के जरिए जापान भेजा गया। यह यात्रा 90 दिनों तक चली और इतिहास में शायद यह एकमात्र ऐसा मामला था जब कोई भारतीय नेता पनडुब्बी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की यह मुलाकात इतिहास के उन पलों में से है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा दोनों बदल दी। यह दिखाता है कि नेताजी अपने उद्देश्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि नेताजी का यह कदम सही था? क्या उनकी कूटनीति ने भारत को आजादी की ओर और करीब किया?
अपने विचार हमारे साथ साझा करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे और जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए का गठन किया। सिंगापुर में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और वो भाषण था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक सैनिक का धर्म केवल लड़ना है और हमें अपने मातृभूमि को मुक्त कराना है। This is Subhash Chandra Bose speaking to you from Tokyo. Countrymen and friends, in April last you heard my voice over another radio in another part of the world. Now I am in Tokyo and I am accepting the hospitality of the broadcasting station here in order to speak to you again. आईएनए ने 40,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने न केवल आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अंडमान निकोबार की धरती पर पहली बार तिरंगा लहराया। आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी कैसे कहलाए, हम आगे बताते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उस दिन यह इतिहास रच दिया गया। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। यह भारत की पहली स्वतंत्रता सरकार थी जिसे 9 देशों ने मान्यता भी दी थी और उस 9 देशों में यूएसएसआर भी था। आजाद हिंद सरकार में नेताजी ने खुद को भारत का प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री घोषित किया। नेताजी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता केवल संघर्ष से प्राप्त हो सकती है। आजाद हिंद फौज का हर सैनिक भारत की धरती पर तिरंगा लहराने के लिए मर मिटने को तैयार है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब नेताजी ने अंग्रेजों के कब्जे से एक क्षेत्र को मुक्त कर भारत की धरती पर तिरंगा फहराया। पहली बार हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। 1943 में जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीपों को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया और नेताजी ने इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखा। यह भारत की पहली धरती है, ये स्वतंत्र है और यहाँ केवल अब भारतीय तिरंगा लहराएगा। यह थे नेताजी के कथन। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के एक ऐतिहासिक स्थल पर नेताजी ने भारत का तिरंगा फहराया। और यह वह क्षण था जब पहली बार स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार होते देखा गया। नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यह आजादी का पहला कदम है और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि जल्द ही पूरा भारत स्वतंत्र होगा। हम ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान नेताजी ने अंडमान निकोबार में भारत के स्वतंत्र झंडे के साथ भारतीय प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को हटाकर भारतीय सिपाहियों को तैनात किया और नेताजी ने यह साबित किया कि आजादी केवल शब्दों से नहीं बल्कि साहसिक कदमों से हासिल होती है। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई लड़ी। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध की परिस्थितियों के कारण यह लड़ाई पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। नेताजी ने एक बार कहा था कि मैं अपने जीवन का हर क्षण देश की सेवा में समर्पित करता हूँ, मेरी मौत भी इसी उद्देश्य को पूरा करेगी। ये शब्द हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। और दोस्तों, यह जानकर गर्व होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। आजाद हिंद सरकार के पास खुद का अपना बैंक था, अपनी मुद्राएं थी और अपनी डाक व्यवस्था भी थी। यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र भारत थी और स्वतंत्र सरकार थी। नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने भारत की आजादी के लिए कई देशों से सहयोग मांगा और उन्हें भारत की मुक्ति के लिए एकजुट किया। 18 अगस्त 1945 में ताइवान का एक ताई होकू हवाई अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से मंचूरिया जाने के लिए तैयार थे। जापानी सेना की मदद से उन्होंने युद्ध के नए मोर्चे की योजना बनाई थी, लेकिन तभी एक विनाशकारी खबर आई। दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई कि नेताजी का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। नेताजी के साथी कर्नल हबीबुर रहमान जो विमान में उनके साथ थे, उन्होंने बाद में इस घटना की पुष्टि की, लेकिन क्या यह सच्चाई थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? लेकिन दोस्तों, नेताजी की मृत्यु की यह कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी है नहीं। इस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पहला सवाल कि नेताजी के शरीर का कभी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनकी अस्थियों को जापान के रैंकोजी मंदिर में रखा गया, लेकिन आज तक भारत में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इन घटनाओं ने सवाल को जन्म दिया, क्या नेताजी सच में उस विमान में दुर्घटना में मारे गए थे या यह एक साजिश थी ताकि वे गुप्त रूप से अपना मिशन जारी रख सके?
अब सुनिए उन गवाहों की बात जिनके बयान उस रहस्य को और गहरा करते हैं। पहला गवाह था कर्नल हबीबुर रहमान। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नेताजी के शरीर को जलते हुए देखा, यह दावे से कभी नहीं कहा। दूसरा गवाह कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका दावा था कि नेताजी विमान दुर्घटना के बाद रूस चले गए थे, जहां वे गुप्त रूप से स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम कर रहे थे। 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या में एक रहस्यमय साधु दिखाई दिए, जिन्हें गुमनामी बाबा कहा जाता था। कई लोगों का मानना था कि ये गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। उनके पास नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज और सामान मिले, जैसे कि आजाद हिंद फौज के नक्शे और नेताजी की तस्वीरें। लेकिन गुमनामी बाबा ने कभी अपनी पहचान नहीं बताई। उनकी मृत्यु के बाद उनके सामान की जांच हुई, लेकिन रहस्य बरकरार रहा और आज तक बरकरार है। नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए भारत सरकार ने 3 बार जांच आयोग गठित किया, जिसमें पहला आयोग शाहनवाज कमेटी आयोग बना, जो 1956 में गठित किया गया। इसने विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण लोग इस पर भरोसा नहीं कर सके। दूसरा आयोग 1970 में बना, जो कि खोसला आयोग कहलाया। इसने भी वही निष्कर्ष दिया, लेकिन साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे। तीसरा आयोग 1999 में मुखर्जी आयोग बना। इसने साफ कहा कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दोस्तों, नेताजी ने कहा था कि मेरी मृत्यु एक नई शुरुआत होगी। मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और समृद्ध नहीं हो जाता। नेताजी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक क्रांति और एक प्रेरणा है। उनके नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर भारतीयों के दिल में गूंजते हैं। भारत सरकार ने नेताजी के योगदान को सम्मानित करते हुए 2022 में इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि उनकी मृत्यु का रहस्य कभी सुलझेगा? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी जिंदगी साहस, बलिदान और रहस्य की कहानी है। क्या आप मानते हैं कि उनकी मृत्यु का सच कभी सामने आ पाएगा? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सूरज बनकर जग पर चमके।